नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्ट्री पे। जैसा कि बच्चों हम चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने जो पिछले वीडियो में किया था वो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या किए थे, सॉल्व किए थे। अगर कोई क्वेश्चन उनमें से छूटे हैं तो वो क्वेश्चन देखो, या तो 2024 के पेपर सेट में हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं 2025 के पेपर सेट में। ठीक हो गया। तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे दोनों जो पिछले साल के पेपर हैं वो जो जहां सॉल्व करा रखे हैं। ठीक हो गया। तो हम चलते हैं चैप्टर 3 जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक हो गया। देखो, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं तो उनका फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो जब आपको ऐसी दो रेखाएं दी जाए, यानी आपको ऐसी दो इक्वेशन दी जाए जहां a1 b1 या c1 हो। ठीक हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, या दूसरी दे दी जाए आपको a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपको जब दो समीकरण दी जाए तो आपका पहला जो चैप्टर है, पहली जो प्रश्नावली है वो इसी में बेस है कि आपको बताना है कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद कर रही हैं या संपाती हैं या समांतर हैं। ठीक हो गया। और एक कॉन्सेप्ट और आता है संगत और असंगत का। ठीक हो गया, संगत और असंगत का। अब बच्चों देखो, प्रतिच्छेद कब करती है रेखा, जब a1 अपॉन a2, एक सेकेंड, जब प्रतिच्छेद कब करती है रेखा, प्रतिच्छेद करने की जो कंडीशन है वह है हमारी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। देखो, दो रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती है, प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब आपका a1 और जो a2 का अनुपात है वो बराबर नहीं है b1 और b2 के अनुपात का। ठीक हो गया। और जब संपाती होती हैं तब आपका क्या होता है, तीनों जो अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक हो गया। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तब की जो कंडीशन होती है, समांतर होने की कंडीशन होती है बच्चों आपकी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। ठीक हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, जब रेखा प्रतिच्छेद या संपाती, जब जो रेखा प्रतिच्छेद करेंगी या संपाती होंगी तब क्या होता है, संगत होते हैं। वो दो रेखाएं क्या होते हैं, संगत होते हैं। और जहां रेखा समांतर होती है वहां पे क्या होता है, असंगत होता है। ठीक हो गया, असंगत। अब देखो, प्रतिच्छेद क्या होता है, जब माना एक ही रेखा है और दूसरी ये रेखा है, किसी बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और संपाती क्या होती है, जब जैसे कोई एक रेखा है उसी के ऊपर कोई दूसरी रेखा चल रही है। ठीक हो गया। यानी जो a1 और a2 का अनुपात, यानी सारे अनुपात बराबर हैं, तो उस कंडीशन में क्या आती है, संपाती आती है, यानी एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर ही स्थित है। ठीक हो गया। समांतर क्या होती है, जब रेखा समांतर है। ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट है आपका चैप्टर 3.1 में है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप पूरा क्लियर रखना। अभी तक तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से पेपर क्वेश्चन तो आए नहीं है पेपरों में, बट क्या बता इस बार पूछे, क्योंकि इस बार पेपर का जो कॉन्सेप्ट है वो घुमा के आ रहा है। तो आपको पूछ सकते हैं कि संपाती होने के लिए कंडीशन लिखिए, या प्रतिच्छेद होने के लिए कंडीशन लिखिए, या रेखा समांतर है तो उसका कंडीशन लिखिए, संगत असंगत कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा क्लियर रखना है। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों पे। ठीक हो गया। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखो पहला क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई चौड़ाई से, किससे, चौड़ाई से, कौन, लंबाई, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक हो गया। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखो, जिसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, ठीक हो गया, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक हो गया। पार्क की विमा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने कल जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी डिट्टो ये क्वेश्चन देखा होगा, बट हो सकता है कि आपके जो क्या है नंबर चेंज हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैं आपको वापस से कह दूं कि आपको क्वेश्चन सेम मिल सकते हैं एग्जाम में, यानी क्वेश्चनों का जो पैटर्न है वो सेम मिल सकता है, बस क्या हो सकते हैं, नंबर चेंज हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखो, हमें क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है, तो हम सॉल्व कर लेते। देखो, सबसे पहले दिया है क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। ठीक हो गया। अब अर्ध परिमाप क्या होता है हमारा, परिमाप बट्टे 2, यानी परिमाप का आधा अर्ध परिमाप बट्टे 2। और क्या है, ये आयताकार है, यानी पार्क कैसा है, आयताकार है। तो आयत है, आयत का परिमाप क्या होता है हमारा, आयत का परिमाप होता है 2lb + b।
ठीक हो गया, बट्टे 2, तो 2 से 2 काटेंगे तो हम क्या बच जाएगा हमारा l प्लस बी। ठीक हो गया दोस्तों। अब देखो, अब हम जाएंगे क्वेश्चन पे। एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो हम क्या कर लेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे x, चौड़ाई इज इक्वल टू x। ठीक हो गया, माना। देखो बच्चों, बहुत से बच्चे जो होते हैं ना, मानने में कंफ्यूज होते हैं कि किसको हम माने। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को जो आपका लाइन है उसको 2-3 बार पढ़ना है, और जिस शब्द पे आपका ज्यादा जोर आ रहा है ना, चौड़ाई से या किसी और से, तो उसको क्या करना है, आपको x मान लेना है। ठीक हो गया, तो मैंने यहाँ पे चौड़ाई x मान ली, तो लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी हमारी x प्लस 4 मीटर अधिक है। ठीक हो गया। अब अर्ध परिमाप हमें दे रखा है। ठीक हो गया। अब यहां से हमने क्या कर दिया, आयत के अर्ध परिमाप का क्या कर दिया, फॉर्मूला निकाल दिया है। तो आयत के अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, यानी अर्ध परिमाप इज इक्वल टू L प्लस बी। ठीक हो गया। अब लंबाई कितनी है, x प्लस 4, और चौड़ाई कितनी है, x है, और अर्ध परिमाप आपको दिया है, कितना दे रखा है बच्चों, 36 दे रखा है। ठीक हो गया। अब देखो x और x कितना हो गया, 2x हो गया, तो देखो 2x। अब यहां प्लस 4 है, तो प्लस 4 को हम इस साइड ले जा लेते हैं, तो प्लस का इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 में 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 32 आ जाएगा, और x बराबर आ जाएगा हमारा 32/2 बराबर 16। यानी जो चौड़ाई आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 16 मीटर, और जो लंबाई आ जाएगी हमारी 16 प्लस 4 बराबर आ जाएगी 20 मीटर। ठीक हो गया। अतः आप लिख लेना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 20 मीटर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक हो गया बच्चों। देखो क्वेश्चन, देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी यहां वाला ये क्या है, एक भाग है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये क्या है, हमारा दूसरा भाग है। ठीक हो गया। तो देखो दो संख्या है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि दोनों संख्या माना। अब देखो अंतर 26 है, तो मैं बड़ी और छोटी मान लेता हूं, क्योंकि अंतर क्या है, बड़ी में से छोटी आता है, तो माना बड़ी संख्या बराबर x, और छोटी संख्या हो जाएगी हमारी y हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चों। अब देखो दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ये क्या होगी हमारी पहली शर्त से, आप लिख लेते एग्जाम में पहली शर्त से। ठीक हो गया, पहली शर्त से। अब दूसरी शर्त से क्या है, दूसरी शर्त से क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या हम ले लेते हैं, वो दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, तो 3 गुनी है यानी दूसरी संख्या का 3 गुना है। ठीक हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा, तो इसको कर दो हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखो आप क्या करो, x का मान समीकरण 1 में रख लो। देखो x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, ठीक हो गया। रखने पर तो x बराबर 3y रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से y घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और बराबर में 26 हो गया। अब जो बराबर में इस साइड गुना है, तो उस साइड क्या चले जाता है बच्चों, भाग में चले जाता है। तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, y बराबर आ जाएगा 26/2, यानी y बराबर आ जाएगा 13। ठीक हो गया। तो y आ गया हमारा 13। ठीक हो गया। अब देखो दूसरी शर्त। ठीक हो गया। तो अब यहां क्या करेंगे, हम y का मान रख देंगे, और क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 में मैं यहां कर लेता हूं, देखो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक हो गया बच्चों। तो y का मान कितना रखा है हमारा, 13 रखा है, तो x बराबर 3 गुणा 13, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 39 आ जाएगा। अब हमने देखो x को क्या मान रखी थी, बड़ी संख्या मान रखी थी, अतः जो बड़ी संख्या आ जाएगी आप लिख लेना, अतः बड़ी संख्या बराबर 39, और छोटी संख्या आ जाएगी हमारी बराबर 13। ठीक हो गया बच्चों। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक हो गया बच्चों, आपको स्क्रीनशॉट लेके, ये नहीं कि आप बस स्क्रीनशॉट ले रहे हो और वापस उनको देख नहीं रहे हो, यानी आपको अभी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब आप बाद में देखो कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप जहां अटक रहे हो वहां स्क्रीनशॉट से देख सको कि आप कहां पे अटक रहे हो। ये नहीं कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो और अपनी जो स्टोरेज है उसको फुल रख रहे हो, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ये सेट 2 में शायद, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन जो आपका सेट 2 आएगा उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब देखो, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच y = mx + 3। ठीक हो गया बच्चों, अब हमें दो समीकरण दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 11 और दूसरी इक्वेशन है आपकी ये वाली। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी है, यानी दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x - 4y = -24। ठीक हो गया बच्चों, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि आप अभी बैठो और आप यहाँ प्रतिस्थापन या विलोपन से क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको ये प्रतिस्थापन और विलोपन से समीकरण हल करना आपको ऐसा आना चाहिए कि आप चुटकी में क्या कर दो, दोनों समीकरणों को हल कर दो बिना कुछ सोचे। ठीक हो गया, तो मैं आपको देखो अभी विलोपन बता रहा हूं, अगले क्वेश्चन में मैं आपको क्या करूंगा, प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरणों को सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, उनको अच्छे से देख लेना है कि हम प्रतिस्थापन में क्या करते हैं और विलोपन में क्या करते हैं। तो बच्चों देखो, विलोपन में हम क्या करते हैं, एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान निकालते हैं। क्या करते हैं, एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे 2x और 2x क्या है, बराबर हैं। तो बच्चों, तो दोस्तों अगर मैं देखो 2x, अगर दोस्तों मैं इसमें से इसको घटा दूं तो क्या हो जाएगा, हमारा 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, y बचेगा, और y का मान क्या आ जाएगा, हमारा इजीली आ जाएगा। तो देखो मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, आप लिख लेना समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक हो गया दोस्तों, तो 2x अब घटाने में क्या होते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन आप रखते हो या दूसरी वाली जो इक्वेशन होते हैं उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यानी जहां माइनस का चिन्ह होगा वो प्लस हो जाएगा और जहां प्लस का चिन्ह हो जाएगा वो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि आप बस घटा रहे हो और चिन्ह चेंज नहीं कर रहे हो तो आपका क्या आ जाएगा, मान गलत आ जाएगा। आपको श्योर होना है कि विलोपन विधि में जब आप एक समीकरण से दूसरी समीकरण घटाओगे तो क्या करोगे, जो दूसरी वाली जो समीकरण है उसके चिन्हों को चेंज करोगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इसका चिन्ह प्लस है तो मैंने माइनस कर दिया, इसका माइनस है तो मैंने प्लस कर दिया, और इसका माइनस है तो मैंने फिर से प्लस कर दिया। ठीक हो गया दोस्तों। अब देखो 2x में से 2x कटेगा तो x क्या हो जाएगा, हमारा विलुप्त हो जाएगा। अब यहां देखो, यहां क्या है, देखो यहां क्या है, यहां आपका 3y है और यहां पे प्लस का, अब देखो चिन्ह चेंज हो गया तो क्या हो गया, प्लस का 4y हो गया। अब प्लस का 4y और 3y क्या हो जाएगा, आपका 7y हो जाएगा बराबर में। अब देखो यहां क्या है, प्लस का 24 और प्लस का 11 क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब y बराबर आ जाएगा आपका 35/7 बराबर आ जाएगा 5। तो बच्चों y का मान आ गया आपका 5। ठीक हो गया, अब क्या करो, आप y का मान कोई भी समीकरण में रख दो और x का मान निकाल लो। ठीक हो गया, तो मैं समीकरण 1 में रख लेता हूं y का मान। आप एग्जाम जब पेपर में बैठोगे ना तो ऐसे लिख भी लेना, इससे क्या होता है कि इंप्रेशन अच्छा बनता है कि आप लिख भी रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हो, और एग्जामिनर जो भी आपका चेक करेगा उसको लगेगा कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है, लिख भी रहा है और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा है, इसको क्या है, समझ है। ठीक हो गया, तो आपको क्या करना है, ऐसे अच्छे से ब्लैक पेन से लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक हो गया, y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो 2x ऐसे ही रहेगा, y देखो क्या है 3y है, y का मान क्या रखा है 5 आ रखा है, तो क्या आ जाएगा 3 × 5 = 11। अब 2x प्लस हो जाएगा 15। अब देखो यहाँ प्लस का 15 है, मैं उस साइड ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। तो देखो 11 माइनस हो जाएगा 15। ठीक हो गया, अब 2x बराबर हो जाएगा बच्चों 11 में, देखो अब देखो 11 का क्या है, साइन प्लस है, तो जब बच्चों समान चिन्ह होते हैं तो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। नहीं, जब समान चिन्ह होते हैं तो क्या होता है,
जो चिन्ह है वो नहीं बदलता है, ठीक हो गया, यानी चिन्ह नहीं बदलता है। और जब असमान चिन्ह होते हैं तो होता है बड़ी संख्या का चिन्ह, असमान चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह बराबर बड़ी संख्या का चिन्ह, ठीक हो गया बच्चों। आपको ये याद रखना है कि जब आप जोड़ोगे और समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा या घट जाएगा, लेकिन आपका जो चिन्ह है वो नहीं बदलेगा। अगर वहीं असमान चिन्ह है तो असमान चिन्ह में जो आ जाएगा आपका बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, ठीक हो गया। और असमान चिन्ह में क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा, समान चिन्ह में जुड़ जाएगा। अब गुणा के लिए देख लेते हैं, प्लस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस का गुणा माइनस से हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस आएगा, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आपको यह भी देख लेना है एक बार कि आपको एग्जाम में चिन्ह में कोई भी डाउट नहीं हो, ठीक हो गया। अब देखो 2x बराबर, अब यहां असमान चिन्ह है, मैंने बोला था आपको असमान चिन्ह यानी घटाना, समान चिन्ह यानी जोड़ना, ठीक हो गया बच्चों। तो असमान चिन्ह घटाना और बड़ी संख्या का चिन्ह, यानी बड़ी संख्या क्या है 15 है तो माइनस का लिख लेते हैं हम। अब 15 में से आप 11 घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -4। अब x बराबर हो जाएगा -4/2 यानी -2, ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, x बराबर आ गया आपका -2 और y बराबर आ गया आपका 5, ठीक हो गया। यह आपकी x और y की वैल्यू आ गई है, ठीक हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखी है हमें, इसमें y और x के मान रख के m का मान निकालेंगे, ठीक हो गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट सिर्फ लेना नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट से देखना भी है और पढ़ना भी है। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो और अपनी मेमोरी फुल करते जा रहे हो, ठीक हो गया। अब हम देखो y बराबर mx + c में, देखो y बराबर mx + 3 में, सॉरी 3 में x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर, ठीक हो गया, रखने पर इंग्लिश वाले लिख देंगे, पुट इन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन y इक्वल टू mx + 3, ठीक हो गया। और यहाँ आप लिखोगे पुट इन द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक हो गया। तो आप रख लो y का मान दे रखा है आपको 5 और m। अब देखो गुणा का क्या है, देखो माइनस का 2 है तो -2 आ जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखो बच्चों यहां क्या हो रहा है, m और -2 गुणा हो रहा है और m का चिन्ह क्या है प्लस है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो चिन्ह क्या आता है आपका माइनस आता है। तो 5 इक्वल टू -2m, अब +3, ठीक हो गया। अब मैं +3 को इस साइड ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा 5 - 3 इक्वल टू -2m, तो यहां से 2 आ जाएगा इक्वल टू -2m, तो m इक्वल टू आ जाएगा आपका -2/2 इक्वल टू -1, ठीक हो गया। तो बच्चों m का मान आ गया आपका -1, ठीक हो गया। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, ठीक हो गया। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक हो गया। देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी ये क्या है हमारी पहली कंडीशन है, ठीक हो गया। फिर वो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये दूसरी कंडीशन होगी। और हमें क्या करनी है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इनकी जैकब के पुत्र और जैकब की, ठीक हो गया। 5 years hence from now the age of Jacob will be 3 times that of the son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? ठीक हो गया। अब देखो बच्चों हम क्या कर लेते हैं, पहले इनकी वर्तमान आयु देखो मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु बच्चों, फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट है। आपको यहाँ पे जैकब की जगह कुछ और लिख दिया जाएगा और आपको डिजिट चेंज कर दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है और अच्छे से सॉल्व करना है और जो भी डाउट होना है आपको सारे क्लियर करने हैं, ठीक हो गया। जैकब की वर्तमान आयु हम x मान लेते हैं और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं, हम पुत्र की वर्तमान आयु y मान लेते हैं, ठीक हो गया बच्चों। वर्तमान आयु y, ठीक हो गया, किसकी, जैकब के पुत्र की, ठीक हो गया। अब देखो हम देखेंगे पहली कंडीशन से, फर्स्ट शर्त से, ठीक हो गया, या पहली कंडीशन से क्या हो गया 5 वर्ष बाद। अब देखो
हम क्या करेंगे, पहले 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालेंगे। 5 वर्ष बाद हम जैकब की भी आयु निकालेंगे और उसके पुत्र की भी निकालेंगे। ठीक हो गया। अब बच्चों देखो, अभी आप 16 साल के हो तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाओगे आप, 16 + 5 यानी 21 साल के हो जाओगे ना। तो ऐसे यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ लगेगा। तो जो जैकब की आयु हो जाएगी आपकी, जैकब की जो आयु हो जाएगी, जैकब की आयु वो 5 साल बाद क्या हो जाएगी आपकी, x + 5 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। उसके बाद से उसके पुत्र की आयु हो जाएगी, पुत्र की आयु इज इक्वल टू, बच्चों ये 5 है, ये हो जाएगा y + 5। ठीक हो गया। ये फिर से 5 है। अब देखो, अब कंडीशन क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, किसकी आयु, जैकब की, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक हो गया। किसकी आयु से हो जाएगी 3 गुनी, पुत्र के आयु से। तो देखो जैकब की आयु है आपकी x + 5 और उसके पुत्र की आयु है y + 5। ठीक हो गया। अब किसकी आयु बोल रहा हो, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी इसको क्या कर दो आप, 3 गुनी कर दो, 3 टाइम्स कर दो और इस इक्वेशन को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक हो गया। हम कर लेते हैं, यहां से हो जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15। ठीक हो गया। माफी चाहता हूं बच्चों, 15। ठीक हो गया। अब मैं 5 को इस साइड ले जाऊंगा तो यहां से क्या हो जाएगा और 3y को इस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू 5 + 5 है इस साइड, इसको हम पकड़ के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 और 15 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक हो गया बच्चों। अब हम देख लेते हैं दूसरी कंडीशन। ठीक हो गया बच्चों। अब हम यहां से देख लेते हैं दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन यानी दूसरी शर्त से, ठीक हो गया, दूसरी शर्त से क्या है, अब दूसरी शर्त कहां से है, 5 वर्ष पूर्व, यानी अब क्या करेंगे हम 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु निकालेंगे। तो बच्चों अभी फिर से मैं बोल रहा हूं, अभी आप 16 साल के हो तो इससे 5 साल पहले आप क्या थे, 16 - 5 यानी 11 साल के थे। ठीक हो गया। यही कॉन्सेप्ट आएगा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। ठीक हो गया। लिख लेना जैकब की आयु, जैकब की आयु x - 5 और उसकी पुत्र की क्या आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी y - 5। ठीक हो गया बच्चों। अब देखो, अब क्या बोल रहा है वो, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी जो जैकब की आयु थी वो उसके पुत्र की आयु की क्या थी, 7 गुनी थी बच्चों। ठीक हो गया। तो कर लेते हैं हम, जैकब की आयु थी हमारी x - 5 और उसके पुत्र की है हमारी y - 5 और क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक हो गया। तो हम क्या कर देते हैं, इसको 7 से गुणा कर देते हैं। ठीक हो गया। तो बच्चों गुणा क्या करना है, आपको पूरा गुणा करना है, ये नहीं कि आप क्या कर दे रहे हो खाली 7y को गुणा कर दे रहे हो और -5 क्या कर दे रहे हो, ऐसे लिख दे रहे हो। तो मैं आपको अच्छी ट्रिक बताता हूं कि जिसको गुणा करना है ना उसको क्या कर लो, ब्रैकेट में लिख लो। ठीक हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, x - 5 इज इक्वल टू 7 अंदर जाएगा तो 7y, अब 7 माइनस है, 7 5 से क्या होता है 35 होता है। ठीक हो गया। अब -5 को हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा और 7y को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो x - 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 35 और प्लस का 5 क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। ये आपके आ जाएगी समीकरण 2। ठीक हो गया। आपके आगे 2 समीकरण मैं लिख लेता हूं ऊपर। बच्चों हमारी इक्वेशन क्या आ गई, हमारी पहली इक्वेशन आ गई हमारी x - 3y इज इक्वल टू 10 और दूसरी जो इक्वेशन आ गई हमारी वो आ गई x - 7y इज इक्वल टू -30। ठीक हो गया बच्चों। मैं एक बार दोनों इक्वेशन चेक कर लेता हूं, x - 3y इज इक्वल टू 10 और x - 7y इज इक्वल टू -30। ठीक हो गया। ये आपकी होगी समीकरण 1, ये होगी आपकी समीकरण 2। ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, अब देखो यहां x है, यहां भी x है। मैंने आपको बोला था कि आप देखो जब भी कोई भी चर अगर विलुप्त हो रहा है तो वहां आप क्या कर दो, सीधे विलोपन विधि लगा दो। क्या लगा दो, विलोपन विधि। ठीक हो गया, विलोपन विधि। अब बच्चों एक विधि और है आपकी प्रतिस्थापन विधि। ठीक हो गया। प्रतिस्थापन विधि से भी हम क्या करते हैं, समीकरण को सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां प्रतिस्थापन यूज करना है और कहां विलोपन करना है। ठीक हो गया। अब बच्चों देखो होगा तो ये प्रतिस्थापन से भी हल हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा आपका टाइम क्या लग जाएगा, इसमें बहुत लग जाएगा, क्योंकि आप पहले x एक जगह से x का प्रतिस्थापन करोगे, दूसरी जगह फिर y x का मान दूसरी समीकरण में रखोगे, फिर वहां से y का मान निकालोगे, फिर उसको पहली समीकरण में रखोगे, तो क्या हो जाएगा आपका टाइम लग जाएगा। ठीक हो गया। फिर देख लेते हैं बच्चों, देखो मैंने आपको बोला था कि
जहां भी आपके चर क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, तो वहां क्या लगा दो, विलोपन लगा दो। अब देखो यहां भी x है पॉजिटिव और यहां भी x है पॉजिटिव, ठीक हो गया। क्या कर दो, समीकरण को घटा दो, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दो, घटाने पर, ठीक हो गया बच्चों, घटाने पर, ठीक हो गया। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओगे, तो मैंने बोला था कि जब भी आप घटाओगे तो क्या होगा, जो दूसरी समीकरण है, यानी जिस समीकरण को आप घटाओगे उसके सारे जो चिन्ह हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। लेकिन जोड़ने में बच्चों ऐसा नहीं होता है, जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलते हैं, मैं बोल रहा हूं सिर्फ घटाने में, ठीक हो गया। अब देखो ये 2 प्लस के हैं, ये माइनस का हो जाएगा। आपको नीचे वाली समीकरण को देखना है, ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। इस साइड देखो, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखो एक्स में से एक्स क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, प्लस का 7y और माइनस का 3y, यानी प्लस का 7y और माइनस का 3y। देखो असमान चिन्ह, यानी प्लस माइनस क्या है, असमान चिन्ह। मैंने आपको बताया था कि असमान चिन्ह यानी घटाना, तो आप क्या कर दो, डायरेक्ट 7 में से 4 घटा दो, क्या आ जाएगा आपका, 4y आ जाएगा। अब देखो असमान चिन्ह घटाना और क्या होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह। यहाँ पे बड़ी संख्या क्या आपकी 7y है, तो क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो यहाँ 10 भी प्लस का है और 30 भी प्लस का है। मैंने आपको बोला था समान चिन्ह जोड़, लेकिन चिन्ह क्या नहीं होगा, चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 और 10 क्या हो जाएगा हमारा 40, वो भी प्लस का, ठीक हो गया। अब देखो y इक्वल टू 4 बराबर के इस साइड गुणा में है, तो ये इस साइड क्या चले जाएगा, बट्टे में चले जाएगा। बच्चों मैं आपको एक बात फिर रिकॉल करा दूं, देखो जो इस साइड प्लस में है वो बराबर के उस साइड माइनस में हो जाएगा, जो इस साइड माइनस में है वो बराबर के उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, जो इस साइड गुणा में है वो बराबर के उस साइड किस में चले जाएगा, बट्टे में चले जाएगा, और जो यहाँ बट्टे में है वो क्या हो जाएगा, बराबर के गुणा में चले जाएगा, ठीक हो गया। इसको भी आप, इस कॉन्सेप्ट को भी आप क्या कर लो, नोट कर लो कि प्लस का माइनस हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी ये तो हमको आता है, बट आप इसको हमें क्यों बता रहे हो। तो प्यारे बच्चों, तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब देखो कभी आपको कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि अब जिनको ये एकदम से आता है उनके लिए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि सर आप इस साइड गुणा में उस साइड बट्टे में कैसे डाल रहे हो, ठीक हो गया। तो मैंने आपको बता दिया है, आप इसको भी क्या कर दो, नोट कर दो, ठीक हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 40 बट्टे 4, तो कितना आ जाएगा 10, तो y का मान क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने y किसको मानी थी बच्चों, y मानी थी हमने जैकब के पुत्र की आयु को, ठीक हो गया। यानी जैकब की जो पुत्र की वर्तमान आयु थी उसको हमने क्या मान रखी थी, y मान रखी थी, ठीक हो गया। तो अब यहां कर दो आप, अब जैकब के पुत्र की आयु आ गई कितनी, 10, ठीक हो गया। अब y का मान आप क्या कर दो, समीकरण 1 में रख दो, तो पुनः y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट इन द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 1, ठीक हो गया। कुछ बच्चों की डिमांड भी आ रही थी पिछले वीडियो में कि सर जी इंग्लिश मीडियम में भी करा दो, ठीक हो गया। तो यहाँ देखो इंग्लिश मीडियम में भी है। अब देखो इनको आप इंग्लिश में क्या लिखोगे, आप क्या कर सकते हो, घटाने पर की जगह पे क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन, ठीक हो गया। और यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर की जगह क्या लिख सकते हो, पुट इन द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 1, ठीक हो गया। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, y का मान क्या आया आपका 10 आया, 10 को आप समीकरण 1 में रखोगे तो x माइनस, अब देखो 3y है तो 3 गुणा 10 इज इक्वल टू 10, ठीक हो गया। अब x इज इक्वल x, अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका -30 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। अब मैंने बोला था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, जो इस साइड माइनस में है वो बराबर के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप क्या कर दो, x बराबर 10 + 30, ठीक हो गया। अब देखो 10 भी प्लस है और 30 भी प्लस है, तो क्या आ रहे हैं, चिन्ह समान आ रहे हैं, जोड़ दो और चिन्ह नहीं बदलेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपकी, x बराबर आ जाएगा 40। अब हमने देखो, आप देख लेना, हमने क्या कर रखा था, जैकब की आयु को x मान रखा था, तो आप लिख देना अतः जैकब की वर्तमान आयु, अतः जैकब की वर्तमान आयु ये हो जाएगी आपकी 40, ठीक हो गया। अतः आप लिख देना जैकब की प्रेजेंट एज, क्या लिख दोगे आप, जैकब की प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ठीक हो गया। और यहां लिख दोगे आप प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, ठीक हो गया। तो क्या कर दोगे, जैकब के पुत्र की आयु हो जाएगी आपकी, जैकब के पुत्र की आयु, के पुत्र की वर्तमान आयु, दिख रहा होगा बच्चों आपको नीचे, एक सेकेंड, ठीक हो गया। तो जैकब के पुत्र की
वर्तमान आयु क्या आ जाएगी, 10 वर्ष आ जाएगी। आप क्या लिख देना पीछे से, वर्ष, ईयर भी लिख देना। ठीक हो गया, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ठीक हो गया दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक हो गया, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको कुछ डिजिट चेंज कर दे, लेकिन क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की, कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक हो गया, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, ठीक हो गया, संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। ध्यान दो, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, यानी वो क्या कर रहा है, अंकों को पलट दे रहा है। ठीक हो गया, और फिर कितना हो जा रहा है, वो 2 गुना हो जा रहा है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया, हमें क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ठीक हो गया बच्चों, बहुत बेहतरीन। अब देखो हम देख लेते हैं। देखो 2 अंकों की एक संख्या, अब देखो 2 अंकों की एक संख्या है। ठीक हो गया, तो 2 अंकों की संख्या में आपने देखो क्या आ जाता है, आपका इकाई और दहाई का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और 3 अंकों की संख्या में किसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आपका इकाई, दहाई और सैकड़ा। और मैंने देखो आपको पता होगा कि इकाई 1 होता है और दहाई 10 टाइम होता है। ठीक हो गया, यानी दहाई के डिजिट को हम 10 से गुणा करते हैं। ठीक हो गया बच्चों, यही कॉन्सेप्ट का हम यहाँ भी यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक इज इक्वल टू एक्स, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक, दहाई का अंक को मान लेते हैं वाई। ठीक हो गया बच्चों, अंक इज इक्वल टू वाई। अब हमने क्या कर रखा है, दहाई और इकाई के अंक को मान रखा है। हमें अभी तक हमने संख्या ज्ञात नहीं कर रखी है, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, संख्या आपकी हो जाएगी, देखो दहाई का अंक क्या है आपका, वाई है, तो वाई को आप 10 से गुणा कर दोगे और इकाई के अंक को जोड़ दोगे। ठीक हो गया, ये क्या हो जाएगी, आपकी संख्या हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चों, अब हम देख लेते हैं कंडीशन। अब देखो 2 अंकों की एक संख्या का योग 9 है, ये क्या होगी, आपकी पहली कंडीशन होगी। तो फर्स्ट कंडीशन यानी पहली शर्त से, फर्स्ट शर्त से, ठीक हो गया, आप एग्जाम में भी ऐसे लिखना, पहली शर्त से क्या आ जाएगा, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, क्या बोल रहा है, अंकों का योग, यानी जो इकाई और दहाई है उसका योग कितना है, 9 है। ठीक हो गया, ठीक हो गया बच्चों, आया समझ में, सिर्फ अंकों का योग बोल रहा है। ठीक हो गया, तो आपको क्या करना है, अंकों के योग को ही 9 करना है, ये नहीं कि आप क्या कर दो 10y + x + 9 कर दो। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। ठीक हो गया, क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक क्या क्या हो गया उसके, इकाई का अंक और दहाई का अंक। ठीक हो गया, अब हम देख लेते हैं सेकेंड कंडीशन, सेकेंड शर्त से। ठीक हो गया बच्चों, सेकेंड शर्त से हम देख लेते हैं। अब देखो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का, किस संख्या का, जो ये संख्या आ रखी है इसका 9 गुना। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसका 9 गुना कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि गुना जब भी करते हो तो आप क्या कर लो, ब्रैकेट लगा लो जिसको आप गुणा कर रहे हो। ठीक हो गया, अब अगर बच्चों देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया तो ठीक है, अगर आप लिख दो इसको 9 गुणा 10y + x, ठीक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको देखो 9 क्या हो रहा है, 9 का गुणा सिर्फ 10 से हो रहा है, तो हमें क्या करना है, 9 का गुणा 10 और x से करना है, तो आप क्या कर दोगे, वहां पे ब्रैकेट का यूज कर दोगे। ठीक हो गया, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक हो गया, अब इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, यानी अब क्या कर दे रहा है बच्चों, संख्या के अंकों को पलट दे रहा है, पलट दे रहा है, यानी जो इकाई का अंक हो जाएगा वो हमारा y हो जाएगा और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। फिर से बच्चों ध्यान से देखो, संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, यानी उस संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, तो मैंने इकाई का अंक पलट दिया y में और दहाई का अंक मान लिया मैंने x, तो अब हमारी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, संख्या हो जाएगी हमारी, देखो अब दहाई का अंक क्या है, x, तो 10x + y हो जाएगा। ठीक हो गया, आया समझ में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में कहां आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप बता देना। ठीक हो गया, देखो अब क्या बोल रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, तो ये क्या आ गई हमारी, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या आ गई, तो वो बोल रहा है संख्या का 2 गुना है, इसका क्या है, 2 गुना है, तो क्या कर दो, बराबर जो संख्या आ रखी है हमारी 10x + y, इसके 2 गुना रख दो। ठीक हो गया बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको यहां मैं सॉल्व कर लेता हूं। देखो अब 9 का गुणा 10y से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 90y, और 9 का गुणा x से हो जाएगा आपका +9x हो जाएगा, और इज इक्वल टू इस साइड क्या हो जाएगा बच्चों, इस साइड हो जाएगा 10 का गुणा 2 से होगा तो 20x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा आपका 2y।
ठीक हो गया। अब देखो y वालों को एक साइड कर दो और x वालों को एक साइड कर दो। अब यहाँ प्लस का 2y है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, और ये प्लस का 9x है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 9x हो जाएगा। तो लिख लो 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x। ठीक हो गया, आया मजा दोस्तों। अब देखो 90 में से 2 घटा के क्या आता है, 88 आता है। ठीक हो गया, आपको पता होगा 88y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 माइनस 9, 20 में से 9 घटा के कितना आता है बच्चों, 11 आता है। तो क्या हो जाएगा, 11x आ जाएगा। ठीक हो गया। तो बच्चों देखो 11 88 के पहाड़े में आता है नहीं आता है बच्चों, आपको 11 का पहाड़ा तो याद होगा ना। अब 10 में चले हुए गए हो तो आपको 11 का पहाड़ा याद होगा। तो 11 88 कितनी बार आता है, 8 टाइम आता है। तो क्या हो जाएगा, इसको आप क्या कर दो, 11 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 8y इज इक्वल टू हो जाएगा x। ठीक हो गया, इसको मान लो आप समीकरण 2। बहुत बेहतरीन। ठीक हो गया, समीकरण 1 आपने ये मानी थी। अब देखो समीकरण 1 है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और समीकरण 2 है आपकी 8y इज इक्वल टू x। ठीक हो गया, कुछ मत करना बच्चों, जो x बराबर 8y है उसको क्या कर दो, समीकरण 1 में रख दो। ठीक हो गया, तो रख देते हैं। देखो थोड़ी जगह की कमी है, x की जगह 8y रख देंगे। देखो x बराबर 8y का मान दिखाई दे रहा होगा बच्चों, मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक हो गया बच्चों, तो x बराबर 8y रख दोगे क्या हो जाएगा, 8y प्लस और क्या है आपका इधर y है, y इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8y और y क्या हो जाएगा आपका 9y हो जाएगा। तो 9y इज इक्वल टू 9। अब यहां से y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 9/9 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया बच्चों। अब ऐसे ही आप क्या कर दोगे, y का मान भी, अब देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आप उसको पूरा डीप में लिख लेना। ठीक हो गया, देखो y बराबर 1, अब y का मान ये समीकरण 2 में रख दो। ठीक हो गया, y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1 बराबर x। तो 8 बराबर x यानी x का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। देखो आया समझ में, हम y बराबर 1 क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो y बराबर 1 गुणा 8 कितना होता है, 8 होता है, बराबर में x। तो x बराबर 8 आ गया और y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो x बराबर 8 और y बराबर 1। ठीक हो गया। अब देखो, अब इकाई का अंक क्या मान रखा था हमने, x मान रखा था। ठीक हो गया, तो इकाई का अंक हो गया हमारा 1 और दहाई का अंक, सॉरी इकाई का अंक मान रखा था हमने x, तो x का मान है आपका 8 और दहाई का अंक मान रखा था हमने y, तो y का मान है 1। तो संख्या क्या आ जाएगी आपकी, देखो 10y, y का मान 1 है तो 10 गुणा 1 प्लस 8 इज इक्वल टू आ जाएगी बच्चों 18। यानी जो संख्या आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। आप लिख लेना, और तो संख्या बराबर क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में आपको फिर बोल रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये नहीं कि आप बस स्क्रीनशॉट ले रहे हो और बाद में उसको देख नहीं रहे हो। तो क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना इसलिए है ताकि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आप जब खुद से सॉल्व करोगे जहां पे अटकोगे तब क्या आएगा आपका स्क्रीनशॉट काम आएगा। ठीक हो गया बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन फिर से, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों संपूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग 180 होता है। ठीक हो गया, संपूरक कोणों का योग कितना आता है, 180 डिग्री आता है। अगर एग्जाम में आपको बोल दे दो पूरक कोणों में बड़ा कोण, तो पूरक कोणों का योग कितना होता है, पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। ठीक हो गया, इसको भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, और जो पूरक कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 90 होता है। बहुत बढ़िया, ठीक हो गया। अब देखो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक हो गया, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब पहली कंडीशन हम देख लेंगे, पहला क्या बोला है, कोण तो क्या है, संपूरक कोण है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना बड़ा कोण। ठीक हो गया, माना बड़ा कोण, बड़ा कोण को हम मान लेते हैं x और छोटे कोण को मान लेते हैं हम y, छोटे कोण को मान लेते हैं, छोटे कोण को मान लेते हैं y। ठीक हो गया बच्चों। अब कोण क्या है हमारे, संपूरक कोण है, तो पहली शर्त से आपकी आ जाएगी, पहली कंडीशन से आ जाएगी आपको कि पहली शर्त से जो x प्लस वाई है वो क्या है आज आपका 180 डिग्री है। ठीक हो गया बच्चों। अब
बड़ा, अब क्या बोल रहा है वो, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी जो बड़ा कोण है वो छोटे डिग्री से 18 डिग्री अधिक है। ठीक हो गया, तो क्या कर दोगे आप, जो बड़ा कोण है उसको x इज इक्वल टू कर दोगे y प्लस 18। ठीक हो गया, ठीक हो गया बच्चों। अब इसको आप समीकरण 1 मान लो, इसको आप समीकरण 2 मान लो। ठीक हो गया। अब देखो एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा और क्या कर लेते हैं y को इस साइड ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब मान लेते हैं इसको हम समीकरण 2। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, तो आप क्या करना है बच्चों, देखो मैं इसको आपके लिए होमवर्क कर रहा हूँ। ठीक हो गया, मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप क्या करना, विलोपन विधि से सॉल्व करना। देखो दो इक्वेशन है। ठीक हो गया, दो इक्वेशन आपकी, एक इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 और दूसरी इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो आप क्या करना बच्चों, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना और इसका आंसर क्या करना, आप कमेंट में करना। ठीक हो गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कुछ एक बच्चा है हमारा, वो क्या कर रहा है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और उसके आंसर क्या कर रहा है, कमेंट में कर रहा है। ठीक हो गया, तो इससे हमें भी अच्छा लगता है कि जो हम क्वेश्चन बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं वो कर भी रहे हैं, यानी सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और फिर उसके बाद से छोड़ दे रहे हैं। तो बच्चों देखो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्या होगा, आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है बच्चों। देखो इस क्वेश्चन मैंने, यह क्वेश्चन देखो पहले से ही जो ये क्वेश्चन आ रखा है वो आ रखा है पहले आपका, या तो 2025 के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्या रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक हो गया, 2025। ठीक हो गया, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करना, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बार आप जो मेरी 2025 और 2024 की क्वेश्चन पेपर की जो सॉल्व की सीरीज है उसको भी एक बार देख लो। ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, जो कि टाइम की बहुत कमी है, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, आपको बोल दे रहा हूं कि आप 2025 का क्वेश्चन पेपर देख लो। ठीक हो गया, श्योर 2025 या 2024 का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको देख लो और वहां से इसका क्या कर लो, आंसर कर लो। ठीक हो गया, क्योंकि मैं यहाँ से जल्दी से हम आगे के क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्योंकि देखो टाइम का क्या है, बहुत शॉर्टेड है। बट ठीक हो गया, हम चलते हैं हम डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पे। अब बच्चों देखो, अब मैं आपको बोलूंगा बच्चों, ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है। ठीक हो गया, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, तो मैं आपको फिर से बोलूंगा बच्चों कि आप एक बार पुरानी वीडियो देख लीजिए। ठीक हो गया, बट देखो एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सेम है, जो पुरानी वीडियो है वहाँ पे क्या कर रखा है, जो ये कंडीशन है इसको पहले दे दी है। ठीक हो गया, यानी उसमें है कि एक आयत का क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक हो गया, श्योर आई थिंक बच्चों क्वेश्चन तो वही है, बट क्या कर रखा है, इसमें डिजिट चेंज है। ठीक हो गया, तो मैं आपको क्या कर देता हूं, क्वेश्चन के इक्वेशन बना के दे देता हूं, मैं आपसे बोलूंगा कि उनको सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आप देखना पुरानी वीडियो, वहां भी आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बट वहां पे आप देखोगे एक बार तो आपको लगेगा कि हाँ भैया आप बोल रहे थे कि वहां क्या है, डिजिट चेंज है। ठीक हो गया, तो आपको बस यही कर दिया जाएगा, यानी डिजिट का खेल है, बस आपको क्वेश्चन वही रहेंगे, बस क्या कर देंगे, आपको घुमा देंगे। ठीक हो गया, तो मैं आपको इनके क्वेश्चन इक्वेशन बना के दे देता हूं, आप उनको सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट में कर देना। ठीक हो गया बच्चों, देखो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक हो गया, क्या हो जाता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक हो गया, क्या हो जाता है, कम, क्षेत्रफल हो जाता है, यानी एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आपको बच्चों क्लास 10th में चले गए हो, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र आता है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक हो गया, अब लंबाई गुणा चौड़ाई, अब देखो तो हम क्या कर लेते हैं, पहले सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई, ठीक हो गया, आयत की लंबाई हम L मान लेते हैं और चौड़ाई मान लेते हैं हम आयत की चौड़ाई इज इक्वल टू मान लेते हैं बच्चों, चौड़ाई मान लेते हैं हम B। ठीक हो गया, अब देखो, अब वो क्या बोल रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी क्षेत्रफल क्या है हमारा, क्षेत्रफल है बच्चों आपका L इंटू बी। ठीक हो गया, क्षेत्रफल है आपका LB। ठीक हो गया, वो क्या हो जा रहा है, 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। ठीक हो गया बच्चों, अब देखो अब 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है, तो उसकी जो चौड़ाई है, ठीक हो गया, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यदि उसकी चौड़ाई 3 इकाई कम कर दी जाए और लंबाई 2 इकाई बढ़ दी जाए, लंबाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक हो गया, अब क्या कर रहा है बच्चों, क्षेत्रफल
9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब हो जाता है? जब उसकी चौड़ाई 3 इकाई कम कर दी जाती है। यानी आप क्या कर दो, जो नई चौड़ाई है आप लिख लेना यहां पहली शर्त से, ठीक हो गया? पहली शर्त से, पहली शर्त से, ठीक हो गया? पहली शर्त से लिख देना जो नई चौड़ाई आ जाएगी आपकी, नई चौड़ाई, या चौड़ाई लिख देना आप, चौड़ाई इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी, देखो चौड़ाई 3 इकाई कम कर दी जाती है, कम कर दी जाती है बच्चों, घटा दी जाती है। यानी आप क्या कर दो, डायरेक्ट बी में 3 घटा दो, ठीक हो गया? और बोल रहा है लंबाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो बच्चों लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई आपकी हो जाएगी L+2, ठीक हो गया? अब बच्चों देखो, आयत का लंबाई भी आपके पास है, चौड़ाई भी आपके पास है और क्षेत्रफल भी आपके पास है, यानी तीनों हमको दे रखी हैं। तो आप क्या कर दो, लंबाई आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, ठीक हो गया? आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? L/B होता है। L क्या है हमारा? L+2 इंटू, फिर मैं बोल रहा हूं आपको ब्रैकेट लगाना है, और आयत की चौड़ाई क्या है आपकी? B-3 है, ठीक हो गया? और जो क्षेत्रफल हमें कितनी दे रखी है? LB-9 दे रखी है, तो इसको कर दो आप LB-9, LB-9, ठीक हो गया बच्चों? अब देखो L का गुणा एक बार क्या करोगे आप? L का गुणा एक बार क्या करोगे आप? L का गुणा एक बार पूरे इससे करोगे, फिर +2 का गुणा इससे करोगे। ये आपने क्लास 9th में किया होगा, ठीक हो गया बच्चों? तो हम कर लेते हैं L का गुणा एक बार B-3 से कर लेते हैं, और फिर +2 का गुणा B-3 से कर लेते हैं, और इस साइड है आपका LB-9, ठीक हो गया? अब L का गुणा B से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? LB आ जाएगा, -3 से करोगे तो 3L और +2 अब 2B, तो क्या आ जाएगा आपका? 2B बच्चों माइनस है ये, तो +2 -3 क्या होता है? -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका LB-9, ठीक हो गया? अब देखो ये, अब LB और LB दोनों पॉजिटिव में है, LB उस साइड जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो LB से LB क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? -3L और +2B, ठीक हो गया? और आप क्या कर लो, -6 उस साइड ले जा लो, देखो -3L +2B, ठीक हो गया? अब माइनस है, -6 उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस उस साइड जाके क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका? -6 प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू -9 + 6, ठीक हो गया? तो क्या आ जाएगा आपका? -3L +2B इज इक्वल टू, अब देखो असमान चिन्ह घटाना, बड़ी संख्या का चिन्ह, ठीक हो गया? अब 9 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक हो गया? ये आपकी होगी आपकी पहली इक्वेशन, ठीक हो गया? ये आपकी होगी बच्चों पहली इक्वेशन, ठीक हो गया? क्या होगी पहली इक्वेशन आपकी? 3L + 2B इज इक्वल टू -3। अब हम देख लेते हैं दूसरी कंडीशन, यानी अब हम देख लेते हैं दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से, ठीक हो गया? दूसरी शर्त बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब क्या हो रहा है? आयत का क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षेत्रफल हो जाएगा आपका XY या LB + 67, ठीक हो गया? अब फिर आगे बोल रहा है फिर आगे वो बोल रहा है कि यदि उसकी लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 इकाई और लंबाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए। यानी अब क्या कर रहा है वो? लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ा रहा है, तो लंबाई क्या आ जाएगी बच्चों? लंबाई आ जाएगी आपकी, लंबाई 2 इकाई बढ़ा रहा है, तो L+2, और चौड़ाई आ जाएगी आपकी बच्चों, चौड़ाई इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी B+3, ठीक हो गया? ठीक हो गया दोस्तों? अब फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप क्या करो, आयत का क्षेत्रफल की सूत्र में इसको पुनः रख दो। देखो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई L+2 होगी और चौड़ाई B+3 हो गया, बराबर में आया आपका LB + 67, ठीक हो गया? अब फिर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। L का गुणा पहले B+3 से कर लेते हैं, B+3, और +2 का गुणा फिर B+3 से कर लेते हैं, और यहाँ LB + 67। अब LB + 3L + 2B + 6, ठीक हो गया? देखो पहले L का गुणा B से करेंगे तो LB, फिर L का गुणा 3 से करेंगे तो 3L, फिर प्लस का चिन्ह प्लस है, और 2 का गुणा B से करेंगे तो 2B, और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, और इस साइड है आपका LB + 67, ठीक हो गया बच्चों? अब देखो LB इस साइड पॉजिटिव में है, यहाँ भी पॉजिटिव में है, तो यह इस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो LB से LB क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों? आपका 3L + 2B। अब देखो यहाँ +6 है, देखो यहाँ क्या है? यहाँ प्लस का 6 है, प्लस का 6 उस साइड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो उस साइड क्या बचा है आपका? 67 है, तो 67 - 6, तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी आपकी 3L + 2B =
61 या आ जाएगी आपकी दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन आपकी ये होगी, दूसरी इक्वेशन ये होगी। तो मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, देखो यहाँ का यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ प्लस का 12 है। तो क्या कर दो आप दोनों को जोड़ दो और यहाँ से एल और बी के मान निकाल लो। वीमा क्या होती है आयत की? वीमा होती है बच्चों लंबाई और चौड़ाई। ठीक हो गया, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? वीमा ही होती है। ठीक हो गया बच्चों। अब पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक हो गया, मैं इसका आंसर कमेंट में देखूंगा और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और दोनों इक्वेशन को नोट कर लो। ठीक हो गया बच्चों। अब फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों, मैंने अभी तक आपको सारी जो इक्वेशन है ना वो मैंने सारी विलोपन से बताई है। ठीक हो गया। अब आगे अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं वहाँ पे क्या कर दूंगा, आपको प्रतिस्थापन विधि भी बता दूंगा। ठीक हो गया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप क्या कर लो, इंपोर्टेंट कर लो। ठीक हो गया। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप क्या कर लो, इंपोर्टेंट कर लो। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है आपका, जो अगली सेट आने वाली है, सेट 2 में भी ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन है दो रेल पटरियाँ। ठीक हो गया। समीकरण क्या है आपका, x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y -12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। ठीक हो गया। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे को काटेगी? ठीक हो गया। 2 रेलवे ट्रैक आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस एंड दिस विल बी रेलवे ट्रैक इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक हो गया। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ये दो रेल पटरियां हैं एक दूसरे को काटेंगी, यानी ये एक रेल है, ये दूसरी रेल आ रही है कोई। ठीक हो गया। तो ये अगर एक दूसरे को काटेंगी, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैंने आपको प्रतिच्छेद, जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके लिए भी कंडीशन बताया था। ठीक हो गया। और मैंने संपाती और समांतर के लिए भी क्या बताई थी, कंडीशन बताई थी। समांतर के लिए क्या होती है बच्चों का कंडीशन? समांतर के लिए होती है, समांतर के लिए कंडीशन होती है जब दो रेखा समांतर होती है। ठीक हो गया। तो होती है आपकी A1/A2 = B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ठीक हो गया। अगर ये दो रेखा समांतर आ गई तो ये एक दूसरे को काटेंगी? नहीं काटेंगी। ठीक हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं, इनको समांतर वाली कसौटी में क्या कर लेते हैं, इनको जो समांतर वाली कंडीशन है उसको चेक करके देख लेते हैं कि रेखा समांतर है या नहीं है। जो आप रेखा प्रतिच्छेदी है वो उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक हो गया। अब देखो इसकी तुलना आप क्या करोगे, A1x + B1y + C1 से करोगे। ठीक हो गया। तो A1 क्या आ जाएगा बच्चों, देखो समीकरण 1 के लिए A1 क्या आ जाएगा, समीकरण 1 के लिए A1 आ जाएगा आपका A1 = 1 और B1 आ जाएगा आपका 2 और C1 आ जाएगा आपका -4। ठीक हो गया। और ऐसे ही समीकरण 2 के लिए 2 की तुलना आप करोगे तो A1 आपका क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा आपका 2 और B2 आ जाएगा आपका 4 और C2 आ जाएगा आपका -12। ठीक हो गया बच्चों। अब आपको A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू पता चल गई, तो आप क्या कर दो, डायरेक्ट इनको लिख दो। ठीक हो गया। यहाँ लिख लेते हैं हम A1/A2 यानी 1/2 बराबर 2/4 बराबर नहीं है। ठीक हो गया। -4/-2। ठीक हो गया। अब मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ। ठीक हो गया। देखो मैं आप क्या करना है, इनको अलग अलग चेक करना, फिर लास्ट में कंडीशन देना। मैं इधर पे आपको चेक करा के दे रहा हूँ क्योंकि क्लास क्या हो रही है, लंबी हो रही है। ठीक हो गया। अब देखो 1/2 बराबर 2/4, 2/4 को हम काट सकते हैं, जी काट सकते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 बराबर 1/2। अब यहाँ देखो -4, माइनस से माइनस कटेगा, प्लस आ जाएगा और 4 कम 4 और 4 3 12, तो क्या आ जा रहा है आपका इस साइड 1/3 आ जा रहा है। यानी 1/2 बराबर 1/3 होता है, नहीं होता है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आपको क्या आ रही है, दोनों रेखाएं यानी दोनों रेल की पटरियाँ क्या आ रही हैं, समांतर आ रही है। यानी जो रेल की पटरियाँ वो क्या चल रही हैं, ऐसी चल रही हैं बच्चों। तो ये क्या इनको काटेंगी, तो आप क्या बोलोगे, नहीं रेल की पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेगी। नो रेलवेज ट्रैक नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक हो गया बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक हो गया। अब बच्चों देखो मैंने आपको पहले प्रतिस्थापन बताया था, अब मैं यहाँ पे मैंने आपको पहले विलोपन विधि बताई थी, अब मैं आपको यहाँ क्या करूँगा, प्रतिस्थापन विधि बताऊंगा। ठीक हो गया बच्चों। देखो
ये जो क्वेश्चन है ना, या ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी इसको भी आप क्या कर लेना, इंपोर्टेंट कर लेना। मैंने भी देखा है कि 2-3 मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये सॉल्व करा दी है। मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ बच्चों कि जो पुरानी हमारी वीडियो है ना, उनको भी एक बार देख लो एग्जाम में जाने से पहले, ठीक हो गया। अगर वहां से आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप इस क्लास के कमेंट में डाउट कर देना। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वहां पे हम क्या कर देंगे, आपके उन डाउटों को सारे क्या कर देंगे, एक की वीडियो में आपके सारे डाउट क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक हो गया। बस आप क्या करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक हो गया। अब देखो, अब आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन इक्वेशन तो बड़ी अटपटी लग रही है, हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ क्या कर लो आप, 2 और 3 का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 6 होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, 6 लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब 2 3 6 होता है तो 3 गुणा 3x हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा आपका 3 दूना 6 होता है तो 2 गुणा 5y हो जाएगा, ठीक हो गया। उस साइड है आपका -2, ठीक हो गया। ये पूरा ब्रैकेट में है। अब यहाँ से देखो 3 3 जा 9x माइनस 2 5 जा 10y इज इक्वल टू, अब देखो इस साइड 6 क्या है, बट्टे में है यानी भागा में है, उस साइड क्या आ जाएगा, एक गुणा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका -12 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। 6 दूना कितना होता है, 12 होता है, वहाँ ऑलरेडी -2 है तो क्या हो जाएगा आपका -12 हो जाएगा। अब देखो आपको इसको मान लेनी है समीकरण 1, ठीक हो गया बच्चों। अब ऐसे ही हम यहाँ से देख लेते हैं समीकरण 2। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 2 और 3 का एलसीएम होता है बच्चों 6। अब देखो 3 दूना 6 2x प्लस 2 3 6 यानी 3y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 13/6, ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, देखो एलसीएम लोगे आप 6, यहाँ 6 हो गया। अब क्या करोगे, पहले 3 का भागा इसमें दोगे, 3 का भागा 6 में दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो उसको अंश से उसी के अंश से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, ठीक हो गया। फिर आप क्या करोगे, जो चिन्ह है बीच में चिन्ह लिखोगे प्लस का। अब क्या करोगे, 2 का भाग दोगे आप 6 में, और 6 का जो आएगा उसको उसी के अंश से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, ठीक हो गया। मैंने भी ऐसे किया है। देखो 3 का भागा हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 को हमने क्या कर दिया, उसी के अंश से गुणा कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो 2 का भागा 6 में दोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 को हमने उसी के अंश से गुणा कर दिया, यानी 3 को हमने y से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया बच्चों, 3y आ गया, ठीक हो गया। अब देखो, अब ये 6 यहाँ बट्टे में, तो यहाँ क्या जाएगा, गुणा में जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2x + 3y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 13/6 गुणा 6। अब 6 से 6 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2x + 3y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 13। इसको आप मान लो इक्वेशन 2, ठीक हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों प्रतिस्थापन विधि, ठीक हो गया। ध्यान से आपको प्रतिस्थापन विधि देखनी है कि प्रतिस्थापन विधि से आपको कैसे इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक हो गया। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, समीकरण 1 से, ठीक हो गया। स्टेप देख लो बच्चों, समीकरण 1 से देखो 9x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -12, माइनस का 10y उस साइड हो जाएगा तो प्लस का 10y आ जाएगा, ठीक हो गया। और x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -12 + 10y/9, ठीक हो गया। अब क्या करोगे बच्चों, ये मान आप क्या रख दोगे, समीकरण 2 में रख दोगे, यानी अब करोगे आप x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक हो गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बच्चों, लिख लो 2x + 3y इज इक्वल टू 13। तो x बराबर क्या रखना है आपको, -12, यानी 2 गुणा में है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई संख्या आप गुणा करते तो आप क्या कर लो, ब्रैकेट लगा लो, तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा, यानी x क्या है आपका, ये पूरी मान आपने क्या कर देनी है, समीकरण 2 में रख देनी है, तो क्या हो जाएगा -12 + 10y/9, ठीक हो गया। और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 3y इज इक्वल टू 13, ठीक हो गया। अब 2 से गुणा करोगे तो आप क्या आ जाएगा, देखो बच्चों 2 से हम -12 को गुणा करेंगे तो -24 आ जाएगा, प्लस 2 से हम 10y को गुणा करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, आपको 20y आ जाएगा, बट्टे में बचेगा आपका 9, ठीक हो गया। अब इधर बच जाएगा आपका प्लस का 3y, इधर बच जाएगा आपका 13, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों का क्या कर लेंगे, फिर हम एलसीएम ले लेंगे। 9 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 9 होता है। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, अगर ऐसा कोई कंडीशन आई ना, आप क्या कर दो, डायरेक्ट 9 का गुणा इधर कर दो, ठीक हो गया, और पूरे के बट्टे में 9 कर दो, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो -24 + 20y प्लस, देखो 9 कितना होता है, 27 होता है, 27y। मैंने बोला था पूरे के बट्टे में 9, तो इसके पूरे में बट्टे में 9 होगा नहीं होगा, तो 9 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 13। अब 9 इस साइड क्या है, बट्टे में, तो उस साइड क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ सॉल्व कर लेते, देखो 20y में से 27y में 27y जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो -24 प्लस आ जाएगा आपका 47y बराबर, देखो 13 × 9, 13 कितना होता है बच्चों,
13 नंबर होता है आपका 117। ठीक हो गया। अब देखो माइनस का 24 इस साइड है, -24 है तो उस साइड क्या हो जाएगा आपका +24 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 47y = 147 + 24। ठीक हो गया। तो इसको जोड़ लो आप, क्या आ जाएगा आपका 141 आ जाएगा। 7 4 11 की ऐसे लगा 1 2 3 4, और इस साइड क्या बच गया आपका 47y बच गया। अब क्या करोगे बच्चों, अब क्या करोगे, y बराबर रखोगे आप, y बराबर 141/27, 141/47। इसको क्या कर लो, काट लो। तो बच्चों आप इसको काटोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा आपका 3। अब देखो अब क्या करोगे आप, y का मान निकल गया तो y का मान यहाँ से आप x का मान निकाल लोगे। जी हाँ निकाल लेंगे। देखो आप क्या करना, y का मान आप क्या करना इधर रख देना। ठीक हो गया। y का मान आप क्या कर दो, समीकरण 1 में रख दो और x का मान निकाल लो। ठीक हो गया। तो बच्चों ये क्या हो गया, आपकी प्रतिस्थापन विधि हो गई। ठीक हो गया। आपको एक जो है x का मान निकालना है, उसको क्या करना है, दूसरे समीकरण में निकाल के वहां से y का मान निकालना है, और फिर उस y का मान को समीकरण एक पहली वाली समीकरण में रख के फिर क्या निकालना है, आपको x का मान निकालना है। ठीक हो गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपकी, ये लिख लेना आप, इधर लिख लेना आप फर्स्ट में प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, और विलोपन में लिख लेना विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक हो गया। विलोपन विधि से हल करने पर। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। आपको 2 समीकरण दे दी है, क्या आप इनको हल कर लोगे? जी हाँ आप कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको क्या कर दिया है, प्रतिस्थापन विधि भी बता दी है और विलोपन विधि भी बता दी है। तो बच्चों आप इसको क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि आपकी क्या हो जाएगी, प्रतिस्थापन विधि से भी हैबिट आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन विलोपन से करा दिए हैं, तो आप क्या करना, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना और इसको आप कर देना होमवर्क। ठीक हो गया। मैं आपको x और y के मान आपके क्या करूंगा, इसके कमेंट में दिखाऊंगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। यानी आपको 2 समीकरण दे रखी हैं, उनको आपको क्या करना है, आपको उनको ग्राफ द्वारा हल करना है। ठीक हो गया। अब बच्चों देखो ग्राफ देखा ही होगा, ग्राफ आपको क्या हो जाएगा, एग्जाम में मिल जाएगा। तो आप क्या करना, ग्राफ के बीचों बीच एक ऐसे रेखा खींच देना। ठीक हो गया। अब देखो आपको पता है ये क्या होगी, ये होगी आपकी x एक्स वाली रेखा और ये आपकी हो जाएगी y एक्स वाली रेखा। ठीक हो गया। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक हो गया बच्चों। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक होंगे। ठीक हो गया। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होंगे, प्लस प्लस होगा, यानी x का भी प्लस और y का भी प्लस। ठीक हो गया। और इस साइड -x है, यहाँ -y। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, देखो दूसरे क्वाड्रेंट में x क्या है, माइनस है, और y क्या है, प्लस है। ठीक हो गया। अब देखो तीसरे क्वाड्रेंट, यानी तीसरे क्वाड्रेंट पे x क्या है, माइनस है, और y भी क्या है, माइनस है। ठीक हो गया। देखो हम बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखते हैं, x, y लिखते हैं ना। पहले आपको क्या करना है, x वाली रेखा देखना है। अब चतुर्थ में देखो x क्या है, पॉजिटिव है, y क्या है, नेगेटिव है। ठीक हो गया। तो ये क्या आ जाएंगे, आपके चारों क्वाड्रेंट के क्या आ जाएंगे, निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों। इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर अब करते हैं हम इसको आगे सॉल्व। ठीक हो गया। ग्राफ को हम रहने देते हैं। अब देखो ये तो इक्वेशन है, हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं इनको देखो ग्राफ में आपको निरूपण करने के लिए क्या चाहिए, मैक्सिमम, यानी अधिकतम 2 बिंदु चाहिए। ठीक है। तो आपको दोनों रेखाओं में x और y के क्या करने हैं, 2 मान निकालने हैं। देखो मैं आपको इसकी शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक हो गया। आप समीकरण 1 को देखो, मैं समीकरण 1 को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, y बराबर 6 - 2x लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अब देखो इसके लिए हम एक डब्बा बना लेंगे। डब्बे में लिख लेंगे हम पहले x और y, और इसके 2 मान निकाल लेंगे। ठीक हो गया। अब देखो x बराबर जब आप 0 रखोगे, यानी जब x बराबर 0 रखोगे तो y का मान कितना आएगा, देखो x बराबर 0 रखोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब x बराबर आप 1 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, y का मान आ जाएगा आपका 6 - 2, तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। ऐसे ही आपको समीकरण 2 के लिए भी करनी है। ठीक हो गया। समीकरण 2 के लिए आप क्या करोगे, देखो समीकरण 2 को भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो क्या कर लेते हैं हम, समीकरण 2 को हम लिख सकते हैं x + 2 = 2y। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से भी क्या करेंगे, x और y के 2 मान निकालेंगे। आप डब्बा बना लेना एग्जाम में, एक जगह x लिख लेना, एक जगह y लिख लेना। ठीक हो गया। अब देखो जब आप x बराबर 0 रखोगे, यानी यहाँ x बराबर 0 रख रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका 0 + 2 यानी 2। अब 2 बराबर 2y, 2 बराबर क्या है आपका, 2 बराबर 2y है। तो y जो यहाँ 2y है, 2 इस साइड जाएगा तो कितना जाएगा, बट्टे में जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा। तो 2/2 क्या आता है, 1 आता है। यानी जब x बराबर 0 रखोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। ठीक हो गया। अब देखो
मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि एग्जाम में आप क्या करना, बट्टे वाले मानों से बचना। यानी आप क्या करना, एग्जाम में बट्टे वाले मानों से बचना। ठीक हो गया? क्योंकि अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप x बराबर 1 रख दो तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 रखोगे तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। 3 बराबर 2y हो जाएगा, तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा आपका, 3/2 आ जाएगा। तो यानी आपको क्या करना है, बट्टे वाले मानों से बचना है। मैं आपको बोल रहा हूं, एक बार आप x बराबर 0 रख दो, एक बार आप क्या कर दो, y बराबर 0 रख दो। ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक है अगर आपके मान बट्टे में नहीं आ रहे हैं। आप क्या कर दो, समीकरण 1 में एक बार 0 रख दो x बराबर, और एक बार y बराबर 0 रख दो और x का मान, और दूसरी बार y का मान निकाल लो। ठीक हो गया? मैं यहाँ पे x बराबर 0 रख दू, सॉरी मैं y बराबर 0 रख दूँ तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका बच्चों 0 बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 2। अब प्लस 2 इस साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा आपका, -2। ठीक हो गया? अब आपके आगे दोनों रेखाओं के लिए दो बिंदु आ गए हैं बच्चों। अब देखो, अब हम क्या कर लेते हैं, यहां ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो मैक्सिमम यहां कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। यानी y एक्स पर कहां तक, कितने तक जा रहा है, 6 पर जा रहा है। और x एक्स पर मैक्सिमम कितना जा रहा है, -2 जा रहा है। ठीक हो गया? देखो 1 2 3 4 5, इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम, यहाँ आ जाएगा आपका 6। ठीक हो गया? अब ऐसे ही हम यहाँ भी लिख लेते हैं 1 2 3, यहाँ लिख लेते हैं हम -1 -2 -3। ठीक हो गया? y में अधिकतम कितना जा रहा है, y का कोई नेगेटिव मान है तो हमें नीचे को दर्शाने की जरूरत नहीं है, तो फिर भी हम लिख लेते हैं -1 -2 -3। ठीक हो गया? अब बच्चों देखना है आपको समीकरण पहली। देखो आप समीकरण पहली में क्या है, x बराबर 0। अब देखो ये क्या है, एक निर्देशांक है। ठीक हो गया? ये क्या है, दूसरे निर्देशांक है। ऐसा मत कर देना आप कि 0,1 कर दो, ये क्या है, गलत है। ठीक हो गया? आप देखो निर्देशांक क्या होते हैं आपके, x, y होते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, ये एक निर्देशांक होंगे, ये 0 1 और 4 क्या हो गया, दूसरा निर्देशांक हो गया। तो देखो x बराबर 0 कहाँ होगा, यानी x बराबर 0 कहाँ होगा, मूल बिंदु पे होगा, यानी x की लाइन पे 0। और y बराबर 6, यानी y बराबर 6 कहाँ होगा बच्चों, y बराबर y के उसमें। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका पहला बिंदु। इसको लिख लेना आप 0,6। ठीक हो गया? अब देखो x की लाइन पे 1, यानी अब क्या है, x की लाइन पे 1, यानी x की लाइन पे 1 जाओ और y की लाइन पे 4 जाओ, यानी y की लाइन पे 4 जाओगे तो यहाँ आपको डॉट 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 डॉट, यहाँ से भी डॉट डॉट लाओगे तो ये आ जाएगा आपका 1,4। ठीक हो गया? अब क्या कर दो, इन दोनों बिंदु को मिला दो बच्चों, इन दोनों बिंदु को मिला दो। ठीक हो गया? अब आप देखो एग्जाम में आपको ग्राफ मिलेंगे ना, तो आपके क्या होंगे, परफेक्ट डब्बों में क्या होंगे, परफेक्ट डब्बों में क्या होंगे, ड्रॉ होंगे। ठीक हो गया? आप एक डब्बे को क्या होना, देखो ग्राफ आपका होता है ऐसे, ग्राफ ये होता है आपका, और इसके अंदर क्या होती है, यहाँ भी ऐसे भी 10 लाइनें बनी होती हैं और ऐसे भी 10 लाइनें बनी होती हैं। ठीक हो गया? ग्राफ देख लेना। तो आपको क्या करना है, एक डब्बे में 1 लिख लेना, यानी जो एक डब्बा होगा इधर 0, यहाँ 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3 कर देना। ठीक हो गया? अब हमें दूसरा समीकरण देखना है। दूसरे समीकरण के पहले निर्देशांक क्या है, 0,1, और दूसरे निर्देशांक है आपके -2,0। ठीक हो गया? x बराबर 0, यानी x की लाइन पे 0 और y की लाइन पे 1। देखो x की लाइन पे पुनः 0, यानी 0, यानी x की लाइन पे तो हमें बढ़ना नहीं है, y की लाइन पे 1, यानी y की लाइन पे 1, ये आपकी दूसरी रेखा के समीकरण हो गए। मैं आपको दूसरी। ठीक हो गया? यहाँ पे आपके क्या हो गए, यहाँ पे हो गया आपके 0,1, ये आपको लिखने भी होंगे बच्चों ऐसे। ठीक हो गया? और दूसरे निर्देशांक यानी x में क्या है, -2 है, x में -2 है और y में 0 है, तो क्या हो जाएगा, y में 0, यानी y में हमें बढ़ना ही नहीं है, तो दूसरे निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा आपका -2,0। अब फिर आपको क्या कर देना, ये रेखा मिला देनी है। ठीक हो गया? ये रेखा मिलाओगे तो ये आपकी मिल रही है इधर पे। ठीक हो गया? आप दोनों रेखा का नाम लिख लेना, यानी दोनों रेखा का नाम, दोनों समीकरण क्या है, इसके टॉप में लिख देना आप x - 2y + 2। ठीक हो गया? आप ग्राफ क्या करना, बड़ा बनाना, मैंने यहाँ पे थोड़ा छोटा बड़ा बना दिया है, और यहाँ इस वाली लाइन पे लिख लेना आप 2x + y = 6। ठीक हो गया? अब देखो जहाँ पे ये बिंदु मिल रहे हैं ना, यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। ठीक हो गया? तो बच्चों देखो हल आप क्या करना है, इसको ग्राफ में ड्रॉ करना, और इसके हल क्या करना है, कमेंट में करना। देखो यहाँ पे क्या रख के मैंने जो मेजरमेंट हो सकता है कि छोटे बड़े हो सकते हैं, तो परफेक्ट मैच नहीं आ रहा है। हालांकि आप क्या कर सकते हो, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके वहां से इस बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हो, और फिर क्या कर सकते हो, रख सकते हो। लेकिन आप जब ग्राफ कर रहे हो तो वहां पे आपको मेहनत करने की क्या जरूरत है। ठीक हो गया? तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ग्राफ बनाना है और इस बिंदु के निर्देशांक आपको कमेंट में मुझे बताने हैं। अब देखो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है और आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है तो ठीक है, आपको क्या करना है, एक बार अपने बिंदुओं को क्रॉस चेक कर लेना है, यानी एक बार इनको प्रतिस्थापन और विलोपन से हल करके क्या कर देना है, इनको सॉल्व कर देना है। ठीक हो गया? अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक हो गया?
अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन भी है आपका, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं ग्राफ से प्रैक्टिस कर, ठीक हो गया। आप क्या करो, जल्दी से 2 ग्राफ लगाओ, यानी 2 ग्राफ लगाओ और दोनों के निर्देशांक मुझे बताओ। ठीक हो गया। मैं आपका कमेंट देखूंगा बच्चों। अगर आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, यानी आपने कमेंट नहीं किया कि भैया या सर जी एक्स और वाई के निर्देशांक ये हैं, तो बच्चों मुझे क्या लगेगा, बुरा लगेगा, क्योंकि देखो मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, एक ग्राफ नहीं लगा सकते हो क्या? क्या जल्दी से देखो, साइंस के बुक में जो साइंस की प्रैक्टिकल बुक होती है उसके पीछे यहाँ आपको जो एक्सपेरिमेंट बुक होती है उसके पीछे आपको ग्राफ मिल जाता है, उसको आप निकालो और ग्राफ क्या करो, एक बार ड्रॉ कर लो। ये नहीं कि बच्चों आपको एक क्वेश्चन ग्राफ का दिखेगा एग्जाम में जरूर, आप अभी से आप ग्राफ की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ग्राफ बनाने में ईजी हो जाएगा। ग्राफ का काम ज़्यादा नहीं है, एक्स के 2 मान निकालने हैं, वाई के 2 मान निकालने। मैंने आपको एक्स और वाई के मान निकालने के कंडीशन बता दिए। आप क्या कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो। मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ, आप क्या करना, ग्राफ से मुझे कर देना। ठीक हो गया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है। देखो मैं यहां लिख सकता हूं 2x + 1 = y लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। देखो 2x और 1 मैंने इस साइड ही रखा, यानी 2x और 1 इस साइड रखा, माइनस का y इस साइड जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। ठीक हो गया। ये आपका समीकरण 1 हो गया, इसको समीकरण 1 मान लो। इसके भी आप बिंदु निकाल लो, यानी इसको भी आप क्या कर लो, ऐसे x y कर लो। देखो अब देखो x = 0 रखोगे, यानी x = 0 रख दो तो y का मान क्या आ गया, 0 + 1 कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, y का मान 0 रखने पर क्या हो जा रहा है, ये बट्टे में चले जा रहा है। ठीक हो गया। तो आप क्या कर दो, x = फिर 1 रख दो। x = 1 रखोगे तो देखो 2 × 1 = 2, यानी 2 × 1 1 2 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस समीकरण के लिए देख लो, इसको फिर हम मॉडिफाई करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं x = 12 - 2y, यानी इस y को मैंने क्या कर दिया है, यानी 2y को मैंने उस साइड ले गया हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। यानी आपको देखो बट्टे में मैं हो सकता है कि y को इस साइड रखता, x को ले जा लेता। यानी आपको क्या करना है, बट्टे से थोड़ा स्मार्ट बनना है बच्चों। आपको जहां जिसका गुणांक 1 दिख रहा है ना, आपको उसी को लेना है। ठीक हो गया। ताकि आपको क्या करना है, आपको जब आप इसके निर्देशांक निकालो तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक हो गया। अब देखो फिर हम यहाँ से x और y के मान निकाल लेते हैं। यहाँ x यहाँ y। ठीक हो गया। x = 0 रखोगे, सॉरी x के तो मान निकालने हैं ना हमें, यहाँ रख दो y = 0। y = 0 रखोगे तो x का मान कितना आ रहा है, 12 आ जा रहा है। और अब y = 2 रखो, y = 2 रखोगे तो x का मान कितना आ जा रहा है, देखो 12 - 2 × 2, 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। तो 12 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ x के निर्देशांक 0,1 हो गया, यहाँ निर्देशांक 1,3 हो गया, और यहाँ बच्चों यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ हो गया आपका 12,0 और 8,2। ठीक हो गया। अब आपकी ग्राफ x वाली रेखा में कहाँ तक जाएगी, x वाली रेखा में 12 तक जाएगी और y वाली रेखा में 3 जाएगी, यानी आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेट तो आएगा ही नहीं। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, अब देखो x आपके एक बार मान देख लेना है। ठीक हो गया। अब देखो आप मान देख लिया, मैंने चेक कर लिया बच्चों कि मान क्या है, x वाली कोऑर्डिनेट में 12 है। तो आप जब ग्राफ दिखाओ ना तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ज़्यादा दिखाओ, क्योंकि आप जो सारा काम क्या है हमारा प्रथम चतुर्थांश का है। ऐसा नहीं कि आप बच्चों कि ग्राफ के बीचों बीच एक लाइन खींच दो, ऐसे बीचों बीच का लिख दो और फिर आपके नंबर ही नहीं आ रहे हैं, यानी यहाँ आपके 1 2 3 यहाँ 8 तक ही जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहले एनालाइज कर लेना है बच्चों कि आपके x के अधिकतम मान कितने हैं और y के अधिकतम मान कितने हैं। यहाँ पे x के कितने हैं अधिकतम मान, x वाली रेखा 12 तक जा रही है तो आपको यानी, और y वाली कहाँ तक जा रही है बच्चों, y वाली देखो दोनों में देखो 3 तक जा रही है। तो माइनस के कोई वैल्यू नहीं है। तो आपका सबसे ज़्यादा काम क्या है, प्रथम वाली कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश में, यानी प्रथम जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसमें है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाली कोऑर्डिनेट को ज़्यादा स्पेस दोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, और जहाँ पे दोनों लाइनें काटेंगी वो क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो बिंदु मुझे कमेंट में बताना है। ठीक हो गया। तो बच्चों आज के चैप्टर में इतना ही। ठीक हो गया। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो आप क्या करना, कमेंट में करना। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है द्विघात समीकरण। ठीक हो गया, उसको करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप बच्चों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक हो गया, क्योंकि देखो अभी हम पहुंचे हैं चैप्टर 3 पे, तो आपको जितने भी चैप्टर है ना वो सारे चैप्टर के क्या आएंगे, आपको 27 तारीख से पहले, यानी आपके पेपर से पहले हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो पूरी बुक है ना उसका रिवीजन एक बार हो जाए। ठीक हो गया। आपका जितना प्यार आएगा उतना हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और उतना हमें क्लासेस करने में क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया। अगर आपका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो हम कैसे शूट करेंगे भाई। ठीक हो गया। हमें भी क्वेश्चन सेट बनाने पड़ते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, उसके बाद से शूट करना पड़ता है। तो बच्चों आपको क्या करना है, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, अपने दोस्तों के साथ भेजना है, और उनको बोलना है कि पूरे साल नहीं पढ़ा है तो बस क्या कर लो, इस हफ्ता पढ़ लो और अपने पेपर में क्या कर लो, अच्छे से अच्छे नंबर फिक्स कर लो। ठीक हो गया। ठीक हो गया बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों, खूब पढ़ाई करो। ठीक हो गया।